हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट जीके बुक को सुन रहे हैं, यह बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी बुक का सार है। बेसिकली एनसीईआरटी बुक का फैक्ट जो है इसमें जो है कंपाइल किया गया है, तो यह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो आप इसको खाली समय में सुनते रहें जिससे कि आपको फैक्ट तैयार हो जाए और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ, खासकर प्रीलिम्स में। ओके, जैस तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी को सुन रहे हैं, उसमें आज हम लोग लास्ट जो है उसका ऑडियो सुनेंगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी का, जो कि 2024 में जोड़ा गया है। 2 चैप्टर, एक इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड आर्ट एंड कल्चर। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग देख रहे हैं इस समय। इसके पहले हम लोग हिस्ट्री और जियोग्राफी को सुन चुके हैं, जो कि इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके सुन सकते हो। तो आज का टॉपिक से आगे हम लोग कंक्लूड करेंगे सल्फ़र की ऑक्साइड SOx। सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग SO2 का होता है। SO2 से आँखों में जलन होती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंसू आने लगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड को सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे अस्थमा, श्वसनी शोथ, एम्फाइसीमा आदि का कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे ये पौधों से शीघ्र गिर जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्त धूम, कोहरे, स्मॉग्स का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। नोट: यह सल्फर डाइऑक्साइड लगातार पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो वह छत विक्षत हो जाती है, इसलिए इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी। अम्ल वर्षा: अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 एवं नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यतः 5.6 होती है, लेकिन जब वर्षा जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश नॉर्वे एवं कनाडा है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन: भारत में सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वाधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। इन संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड को पृथक करने की टेक्नोलॉजी को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड को पृथक करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 ड्राई स्क्रैबर विधि एवं सेकंड आर्द्र स्क्रैबर विधि। ड्राई स्क्रबर विधि में सल्फर डाइऑक्साइड के अवशोषण हेतु शुष्क चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। आर्द्र स्क्रैबिंग विधि में संयंत्रों से उत्सर्जित गैसों को एक तरल या ठोस पदार्थों के घोल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड घुल जाती है अथवा रासायनिक क्रिया करके अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वायुमंडल में नहीं हो पाता। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक हैं। इस स्प्रेकेंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक प्रसाधन आदि से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस का क्षय प्रारंभ हो जाता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है वो। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141b। ओजोन अवक्षय कारकों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 14b सबसे शक्तिशाली रसायन है, जिसकी भारत ने जनवरी 2020 तक पूर्णतः समाप्त कर दिया है। इस संबंध में पर्यावरण व
जलवायु मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए जनवरी 2020 से HCFC 141B के आयात लाइसेंस पर रोक लगा दिया गया है। ध्यातव्य है कि HCFC में प्रमुखतः HFFC 22, HFFC 141B तथा HFFC 142B व्यापक रूप से प्रस्तुत होते हैं। इनके उत्सर्जन पर रोक लग जाने पर समताप मंडल में ओजोन लेयर ह्रास को रोका जा सकता है। इस प्रकार भारत विश्व के उन 5 प्रमुख विकासशील देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपने देश में HCFC 141B का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया है। नंबर 2, कणकीय वायु प्रदूषक। कणकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवीय बूंद होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के ध्रुम, धूल कण तथा उद्योगों के राख होते हैं। प्रमुख कणकीय वायु प्रदूषक हैं एरोसॉल, ध्रुम कालिक तथा वाष्प युक्त ध्रुम, फ्यूम आदि पार्टिकुलेट मैटर, ध्रुम कोहरा, स्मॉग, फ्लाई ऐश, निलंबित कणकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, SPM आदि। वायुमंडल में कणकीय जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सम्मिलित हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों में रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कणिकाओं को उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे सिगरेट का धुआं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धूम, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल, ध्रुम आदि। नंबर 2, धूल में बारीक छोटे कण व्यास 1 to 4 म्यूयम से ऊपर होते हैं जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोहण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं की गुबार आदि। फैले हुए द्रव कणों एवं वाष्प के हवा में संचयन से कोहरा उत्पन्न होता है। उदाहरणतः सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शाकनाशी एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटक कर हवा में गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। धूम्रपान साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्वथन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। प्रायः कार्बनिक विलायक धातुओं एवं धात्विक ऑक्साइड ध्रुव कणों का निर्माण करते हैं। कणिक प्रदूषक का प्रभाव मुख्यतः उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाने वाले कण जैसे कि धूल, ध्रुम, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नासिक द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1.5 माइक्रोन के कण फेफड़े में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ध्रुम कोहरा, स्मॉग। ध्रुम कोहरा शब्द धूप एवं कोहरे से मिलकर बना है। अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति ही ध्रुम कोहरा बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। धूम कोहरा 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य धूम कोहरा, यह ठंडी नम जलवायु में होता है। धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यह उष्ण, शुष्क एवं साफ धूपमयी जलवायु में होता है। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइडों तथा हाइड्रोकार्बनों पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकारक है, चूँकि इनमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सांद्रता उच्च होती है, अतः इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड एवं पराक्सी एसिटेल नाइट्रेट पैन है। प्रथम रासायनिक ध्रुव कोहरे के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक
ऑक्साइड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सिर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा रबर में दरार उत्पन्न करता है एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यह धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों एवं रंगी हुई सतहों का क्षय करता है। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे का नियंत्रण, इसे नियंत्रित या कम करने के लिए रासायनिक ध्रुव कोहरे के प्राथमिक पूर्वगामी जैसे NO2 एवं हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित कर लें तो द्वितीय पूर्वगामी जैसे ओजोन एवं पैन तथा प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरा स्वतः ही कम हो जाता है। सामान्यतः स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लाए जाते हैं जो वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं। कुछ पौधे हैं जैसे कि पाइनस, जूनिपेरस, क्वेरकस, पाइरस तथा विटिस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपचार कर सकते हैं का रोपण इस संदर्भ में सहायक हो सकता है। नोट: डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने जुलाई 1905 में अपने शोध में स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किया है। सीसा, लेड। सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां तथा गुर्दों, लीवर व अन्य अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं। शरीर में पहुंचने पर सीसा खून में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे संचयी सीसा विषाक्तता हो जाती है जो मस्तिष्क हानि, पेशियां का लकवा तथा चक्कर आना आदि व्याधियां प्रकट होती हैं। बेंजीन: सीसा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ सुवासित यौगिक एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, टॉल्यूएन एवं जाइलिन मिला दिए जाते हैं। इन सुवासित यौगिकों के दहन के फलस्वरूप बहुचक्रीय सुवासित हाइड्रोकार्बन और निलंबित कणकीय पदार्थ SPM उत्सर्जित होते हैं। इन सुवासित यौगिकों में सर्वाधिक मात्रा बेंजीन की होती है। बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। यह हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्तदाब को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक: शहरों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 17 अक्टूबर 2014 को एक नया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया था। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के रूप में कार्य करता है। इस सूचकांक को विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज तथा IIT कानपुर के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जो निम्न है। 0 से 50 सूचकांक श्रेणी: अच्छा, प्रदर्शित रंग हरा, प्रभाव न्यूनतम प्रभाव। 50 से 100 संतोषजनक, हल्का रंग, संवेदनशील लोगों को सामान्य श्वास संबंधी परेशानी। 101 से 200 मध्यम प्रदूषित, पीला कलर, अस्थमा व हृदय रोग से पीड़ित को श्वास संबंधी परेशानी। 201 से 300 खराब, ऑरेंज कलर, श्वास संबंधी परेशानियाँ। 301 से 400 बहुत खराब, लाल, श्वसन संबंधी रोग। 401 से 500 गंभीर, गहरा लाल, स्वस्थ लोग भी प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोगों पर गंभीर प्रभाव। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। ये प्रदूषक हैं: निलंबित कण PM10, सूक्ष्म धूल कण PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड। ठीक है, ये 8 आते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक में। ओके, नोट: कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन को 8 घंटे के औसत से मापा जाता है, जबकि अन्य सभी प्रदूषकों को 24 घंटे के औसत से मापा जाता है। मापन की इकाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन तथा कणिका युक्त पदार्थ के लिए माइक्रोग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। PM10 का तात्पर्य है ऐसा कण पदार्थ जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। PM2.5 का तात्पर्य ऐसे कण पदार्थ जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अनुसार PM2.5 का 24 घंटा मध्य 15 माइक्रो पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं
बढ़ना चाहिए और PM 2.5 का वार्षिक माध्यम 5 माइक्रोन बटे मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। PM10 फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि PM2 फेफड़ों के अवरोध को भेदन कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर सकता है। AQI एयर क्वालिटी AQ एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण से सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषता रखती है। इसकी सहायता से 1963 में मैनफ्रेड और क्लास हैम्प भाइयों ने की थी। इसका मुख्यालय गोल्डैच स्विट्जरलैंड में है। AQ एयर की 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा दिया गया। नई दिल्ली के बाद ढाका बांग्लादेश, जमीना चाड दुशांबे तजाकिस्तान और मस्कट ओमान शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी राजस्थान भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जो कि अब चेंज हो गया है, ओल्ड रिपोर्ट है। इसके अनुसार गाजियाबाद दिल्ली और जौनपुर का स्थान है। इन रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, उसके बाद चाड, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, भारत पांचवा सबसे प्रदूषित शहर। 2021 में मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 12 भारत में से थे। देश भर के कुल 36 सतत परिवेशी वायु प्रदूषण निगरानी स्टेशनों को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से जोड़ा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 312 शहरों कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, निलंबित कणिकीय पदार्थ PM10 मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है। भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सफ़र, सिस्टम ऑफ द एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड द रिसर्च सफ़र, महाराष्ट्र के पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में 17 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई। सफ़र हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमानों की प्रणाली है जो पहली बार राष्ट्रमंडल देशों के दौरान 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 2010 में दिल्ली में आरंभ की गई थी। भारत चरण उत्सर्जन मानक BSES भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक हैं जो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं। इसका निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के मानकों के आधार पर किया गया था। भारत चरण उत्सर्जन मानक वस्तुतः यूरोपीय नियमों के मानकों को आधार मानकर पहली बार 2000 ईस्वी में पेश किए गए थे। नोट: मोटर वाहनों में उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक गैसों तथा कणकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। इसी मानक को भारत ने भी अपनाया है। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से वाहन उत्सर्जन मानक यूरो को प्रथम बार 1992 में अपने यहाँ लागू किया था। भारत सरकार ने 4 पहिया मोटर वाहनों पर 1 अप्रैल 2020 से BS6 भारत स्टैंडर्ड मानक संपूर्ण भारत में लागू किया। BS5 को छोड़कर सीधे BS6 को लागू करने का कारण था कि इन दोनों ईंधनों में सल्फर की मात्रा बराबर होती है। यूरो मानक: यूरोपीय देशों में 1992 से यूरो मानक 1 तथा 1996 से यूरो मानक 2 लागू किया गया था। 2014 से वहां यूरो मानक 6 लागू हो चुका है। वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ अन्य उपयोगी तथ्य: रेडान: मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली यह गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठा होकर फेफड़ों के कैंसर को जन्म देती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा अकवाली गांव झुंझुनू राजस्थान में भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई। आर्सेनिक चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाली पौधों का विषाक्त
कर देती है, जिससे इसे खाने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है। वातावरण में फ्लोराइड्स की सांद्रता बढ़ने से पत्तियों के सिरों और किनारों पर हरिमाहीनता अथवा उत्तक क्षय उत्पन्न होता है। फ्रेयान सबसे अधिक घातक फ्लोरो क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, गद्देदार सीट में काम आने वाली फोम तथा एरोसॉल स्प्रे में होता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, जो उर्वरक बनाती थी, में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। पार्थेनियन गाजर घास की परागकण से चर्म रोग एवं दमा होता है। इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। हरित डीजल यूरो 4 मानक का डीजल है। अम्लीय वर्षा के जल का pH का मान 4.2 से कम होता है। सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल के कणों से सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टस नामक रोग होता है। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए वैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। नोज इलेक्ट्रॉनिक नोज एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। इसके विकास का मुख्य उद्देश्य लुगदी एवं कागज उद्योगों में काम कर रहे हजारों कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। कागज एवं लुगदी उद्योग में हाइड्रोसल्फाइड, मेथिल मार्केप्टन, डाई मेथिल सल्फाइड तथा डाई मेथिल डाइसल्फाइड जैसे गैसों का उत्सर्जन होता है। यह उपकरण सूंघकर अस्थिर अकार्बनिक यौगिकों एवं दुर्गंधकारी पदार्थों का पता लगाती है। नोट नोच का विकास नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी तथा प्रगत संगणक विकास केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्राइबर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। जलवायु एवं स्वास्थ्य वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड द क्लियर एयर कोलिशन CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। या 53 देशों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो कोल पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है। एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिणी एशिया में फैला था। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडान गैस है। रेडान एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है। सिगरेट के धुओं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO। इसके अतिरिक्त इसके धुएं में हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें और फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना। इसका लक्ष्य वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 तथा PM2.5 की सांद्रता में 20 से 30% तक की कटौती करना है। वाहनों से उत्सर्जित NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, SCs को गैर हानिप्रद यौगिकों में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक कैटालिटिक कन्वर्टर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उत्प्रेरक प्लेटिनम या पैलेडियम अथवा दोनों पर से उत्सर्जित गैसों का प्रवाहित किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, NOx से नाइट्रोजन और HC से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। और जल प्रदूषण जल के यौगिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषक कहलाता है। नोट: जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम या 1974 में अधिनियम किया गया। यह अधिनियम जल प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करके जल की स्वच्छता को बनाए रखने और
बहा बहाल करने का प्रावधान करता है। उल्लंघन करने पर दंडित करने का प्रावधान है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण धूली ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ, जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, रासायनिक ऑक्सीजन मांग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी एवं पीएच का मान के आधार पर किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी एक संवैधानिक संगठन है। इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अधीन सितंबर 1974 में किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के अधीन भी शक्तियां एवं कार्य सौंपे गए हैं। यह पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के एक फील्ड संगठन का कार्य करता है और मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के बारे में तकनीकी सेवाएं भी प्रदान करता है। इसका प्रमुख कार्य नंबर 1 जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण द्वारा राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों और कुओं की स्वच्छता को बढ़ावा देना है। नंबर 2 देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा वायु प्रदूषण का निवारण, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण करना है। यह वायु की गुणवत्ता के लिए मानक भी तय करता है। घुली ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन डीओ, यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डीओ की मात्रा 8 मिलीलीटर ग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। जब यह मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। नोट: नदी में जल प्रदूषण के निवारण के लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक है। जहां उच्च बीओडी है वहां डीओ निम्न होगा। जल प्रदूषक की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए बीओडी को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्वस्थ जल की बीओडी 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 7 ppm या उससे अधिक होता है। बीओडी ऑक्सीजन का मापक। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य मापी जाती है। सामान्यतः नदियों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। रासायनिक ऑक्सीजन की मांग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। सीओडी का मान सदैव बीओडी से अधिक होता है। सीओडी जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। सर्वाधिक संभाव्य संख्या मोस्ट प्रोबेबल नंबर एमपीएन, जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसे ई कोलाइडी जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचानना एवं मापा जा सकता है, यानी एमपीएन जैव अपशिष्टों द्वारा होने वाले जल प्रदूषण का मापन है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है। जल प्रदूषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं यूरेनियम। आर्सेनिक का संक्रमण मुख्यतः बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकता अनुमेय मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर होता है। गंगा नदी की तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवारनाशी के छिड़काव के द्वारा भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित होती है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में
पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर एवं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। दामोदर नदी झारखंड के खमारपाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषक चमड़ा उद्योग से होता है। फ्लोराइड तत्व जल में अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है जो मसूड़ों और दांतों का संरक्षण प्रदान करता है। अधिकांश पेयजल में विलेयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि इसकी सांद्रता 1 ppm अथवा 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब हो जाए। फ्लोराइड आयन दांतों के एनामेल सतह में हाइड्रोक्सी एपेटाइट को फ्लोरोएपेटाइट में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है। यद्यपि जल में फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के भूरे कार्बोरण उत्पन्न करती हैं। इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपयोग से हड्डियों की जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण की ही पैरों के मुड़ने का कारण हो जाता है जिसे नॉक्सी संलक्षण कहते हैं। बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में फ्लोराइड और आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण और यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वर्तमान में लगभग 97% ट्रेनों के कोचों में जैव शौचालयों का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैस मीथेन में परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाता है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस फेफड़ों के कैंसर का एक रूप है नामक जानलेवा रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग हो जाती है। नोट 1956 में पारा युक्त मछलियों के सेवन से जापान में मिनीमाता रोग के कारण अनेक लोगों की मौत हो गई थी। 1 मिनट पानी पी लो। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मेथोमोग्लोविनेमिया रोग हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग होता है जिसमें हड्डियां एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। सीसा युक्त जल में एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही है। इसका मुख्य कारण है ज्वारनद मुख से पोषकों का प्रसाव। नंबर 2 मानसून में भूमि से जल प्रवाह एवं तीसरा समुद्रों में उत्प्रवाह। जल प्रदूषण का नियंत्रण। भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम हेतु विभिन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रावधान किया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA का गठन 1985 में किया गया था जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी गंगा प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत में 19 राज्यों के 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया। नोट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन है। 1948 में जिनेवा की एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से
गठन किया गया, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था, लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। मृदा प्रदूषण प्राकृतिक स्रोतों या मानव जनित कारकों या दोनों से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होने को मृदा प्रदूषण कहते हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा, जल और वायु प्रदूषण प्रमुख हैं। अकार्बनिक उर्वरक व कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग एंथ्रेक्स पशुओं में, हुकवर्म, टेटनस, आंत्रज्वर, दस्त एवं पेचिश एवं मैनग्रीन आदि। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फोरेट, ट्राइएजोफॉस एंड आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचय होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया। ये कीटनाशक फलाते लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पायरेट जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल डीबी इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल तथा रात्रि में 35 डेसिबल निश्चित किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर 75 डेसिबल, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में 55 डेसिबल, 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है। नोट: पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1981 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसरों पर बजने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक एसपी को होता है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तेज ध्वनि के कारण नींद बाधित होने पर मेलाटोनिन के निर्माण में बाधा पहुंचती है, जिसकी कमी से शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर होने लगता है। हाँ, शांत क्षेत्र मतलब क्षेत्र दिन के समय, रात के समय। ओके, भारत मानक ध्वनि स्तर डेसिबल में। शांत क्षेत्र दिन के समय 50 डेसिबल, रात के समय 40 डेसिबल। आवासीय क्षेत्र दिन के समय 55, रात के समय 45। वाणिज्यिक क्षेत्र दिन के समय 65, रात के समय 55। औद्योगिक क्षेत्र दिन के समय 75, रात के समय 70। जेट एयरक्राफ्ट के उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषक रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण से होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकलता रहता है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषक मापन की इकाई रोंटजन है। इसे रैम भी कहा जाता है। 20 मिलीलीटर रैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता, किंतु इससे अधिक का विकिरण जीवधारियों के लिए घातक होता है। विघटित होते रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्पन्न होने वाला विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरण के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिक दुर्घटना हुई। मानवीय भूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए। रेडियोधर्मी प्रदूषक सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु एवं पौधा
में अनुवांशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा कर सकता है तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। नभिकीय ऊर्जा का प्रयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारण है। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कर इन दोनों जापानी शहरों को नष्ट कर दिया। रेडियोधर्मी विकिरण के प्रभाव से लोग झुलस कर मर गए और जीवित बचे वो अपाहिज हो गए। आज 75 वर्ष बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में विकिरण के प्रभाव से अपंग पैदा हुए लोग देखे जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्ष तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु एवं मृदा तीनों प्रदूषित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण होते हैं। नोट: अमेरिकी खाद्य एवं औद्योगिकी प्रशासन ने दिसंबर 2001 में घोषणा किया कि यदि अमेरिका पर परमाणु बम से हमला हो तो उससे निकलने वाले नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए सभी नागरिक पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां सेवन करें। पोटेशियम आयोडाइड नाभिकीय विकिरण अवपात से थायराइड की रक्षा करता है, विशेषकर बच्चों की, जो कि शीघ्र ही विकिरण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव नेक्स्ट टॉपिक है। ओजोन परत, एक मिनट। ओजोन परत एवं हरित गृह प्रभाव। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी के लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नोट: समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी किरणों द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन O2 का निर्माण करती हैं। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है तथा वर्षा ऋतु में सबसे कम। नोट: भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम होती है। ओजोन परत को डाप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डाप्सन इकाई 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, यानी 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होती है। ओजोन परत की सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन करती है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय, अज्वलनशील, विषहीन कार्बनिक यौगिक है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। समताप मंडल में ये शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं, जो ओजोन को विखंडित करते हैं। इस प्रकार क्लोरोफ्लोरोकार्बन समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने एवं ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक हैं। अन्य ओजोन रिक्त कारक हैलांस व कार्बन टेट्राक्लोराइड है। कार्बन फ्लोरोकार्बन ओजोन का ऑक्सीजन में विघटन कर देती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस एवं अन्य ओजोन रिक्त कारक रसायनों जैसे कार्बनिक टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। नोट: हैलोन, ब्रोमीन युक्त हैलोन गैस का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशमन के लिए किया था। हैलोन गैसों का
जीवन काल 65 वर्ष है। दे ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम क्षति पहुंचाते हैं ओजोन मैत्रीकारक पदार्थ, ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेज OFS कहलाते हैं, जैसे कि HCFC, HBFC, HFC 134 ये आदि। ओजोन आँखों के रोग, खांसी एवं सीने का दर्द उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार प्रदूषित वायु मनुष्यों में एक्जिमा, मुहासे तथा एंथ्रेक्स आदि रोग उत्पन्न करती हैं। वायु में अत्यधिक ओजोन दमा, अस्थमा तथा फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकती है। जमीन स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक ध्रुव फोटो केमिकल्स स्मॉग के प्रमुख घटकों में से एक है। धूम के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। नोट: सन 1980 में ब्रिटिश वैज्ञानिक ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन क्षेत्र कहा जाता है, के बारे में बताया है। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर एवं अक्टूबर के माह में होता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों के ऊपर परिलक्षित होता है। वियना सम्मेलन ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तत्वाधान में 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न सम्मेलन में हुआ। इस सम्मेलन में ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन कम करने का विचार विमर्श किया गया। मॉन्ट्रियल समझौता ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से 1987 में 27 औद्योगिक देशों, वर्तमान में 175 से अधिक देश ने मॉन्ट्रियल शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल समझौता भी कहा जाता है। ओजोन की परत को बचाने के लिए यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो 16 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ, अतः 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया। UNFCCC के प्रयास से जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। इसके अंतर्गत विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिसमें पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से त्वचा कैंसर, मेलानोमा होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरण के शरीर पर पड़ने पर DNA में आनुवंशिक परिवर्तन हो सकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों UVA, UVB, UVC में बांटा जा सकता है। UVA और UVB किरणों को त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। UVC भी अत्यंत घातक होती है परंतु यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म हो जाने की इस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक परिवेश में हरित गृह प्रभाव को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह के प्रगामी तापन को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण हरित गृह प्रभाव ही है। हरित गृह ग्रीन हाउस यह गृह उष्मारोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिनके छतें कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक की बनी होती हैं। सूर्य का प्रकाश कांच की दीवारों को पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश कर जाता है। इस कांच के कमरे से ऊष्मा बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाती है क्योंकि बाहर निकलने वाली अवरित किरणें कांच की दीवार को पार नहीं कर पाती। इस उपागम से कमरे के ताप में वृद्धि होती जाती है। इस क्रिया में सूर्य का
प्रकाश कमरे में रुक जाने से शीत के मौसम में भी बाहरी वातावरण की अपेक्षा कमरे में इतना अधिक तापमान हो जाता है कि कमरे के अंदर ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हमारी पृथ्वी भी हरित गृह की तरह व्यवहार करती है क्योंकि उसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का आवरण है जो सूर्य की अवरक्त किरणों की तो पृथ्वी तक आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त किरणों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे धरातलीय सतह निरंतर गर्म होती रहती है। हरित गृह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। हरित गृह प्रभाव वाली गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC, जलवाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राई फ्लोरोमिथाइल सल्फर पेंटाक्लोराइड, SF5 एंड CF3 गौड़ हरित गृह गैसों के अंतर्गत हैलोजनित गैसें यथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा हैलोन को सम्मिलित किया जाता है। इन गैसों का वायुमंडल में विमोचन रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित अग्निशामक उपकरणों, प्रसाधन सामग्रियों, प्लास्टिक, फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में यह अन्य 4 गैसें मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन एवं नाइट्रस ऑक्साइड दीर्घ तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरह से अवशोषण करती हैं, इसलिए हरित गृह प्रभाव को बढ़ाने में उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान है कि सन 2100 में भूमंडलीय तापमान में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। इस तापमान वृद्धि होने से होने वाले कुछ परिवर्तन निम्न हैं। नंबर 1, गर्मी के कारण हिमानियाँ और समुद्र बर्फ के पिघलने से समुद्र तल ऊंची हो जाएंगे। पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 21वीं शताब्दी के अंत में 48 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। नंबर 2, प्राकृतिक बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। तीसरा, मलेरिया जैसे कीटजन्य बीमारियां बढ़ जाएंगी। चौथा, वर्तमान जलवायु सीमाएं भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ भाग कुछ अधिक जलसिक्त और अधिक शुष्क हो जाएंगे। पांचवा, कृषि के प्रतिरूप बदल जाएंगे। छठा, जनसंख्या और परितंत्र में परिवर्तन होंगे। आगे देखते हैं विविध। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन संधियाँ देखेंगे, इस सम्मेलन और विशिष्ट तथ्य उसके बारे में। ओके, तो देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972, इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना कब, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ इसी समय। ओके, दूसरा है हेलसिंकी सम्मेलन फिनलैंड 1974, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। ओके, तीसरा है लंदन सम्मेलन 1975, समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। चौथा है यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979, प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता। पांचवा है वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया 1985, ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। छठा है मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा 1987, ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। परिणामतः 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। सातवां रियो सम्मेलन ब्राज़ील पृथ्वी सम्मेलन 1992 में सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। आठवां न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 एजेंडा 21 के लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। नौवां है नैरोबी घोषणा पत्र कीनिया 1997, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन। 10वां है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापमान को कम करना। ओके, और क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी +5 यानी 1997 में हुआ था। ठीक है, 11वां है सिएटल सम्मेलन 1999, विश्व व्यापार को पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाना। 12वां है
माल्मो घोषणा पत्र 2000 पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार। 13वां है इन्फोटेरा डबलिन आयरलैंड 2000 पर्यावरण सूचना का विस्तार पर सहमति। 14वां जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन ओके 2002। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। सतत विकास पर विशेष बल दिया गया इसमें। गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना ओके विश्व एकजुटता कोष की सहमति स्थापना पर। आगे बढ़ते हैं 15वां स्टॉकहोम सम्मेलन 2004 12 खतरनाक जैव कीटनाशकों एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमत। 16वां मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा 2005 विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति। नूसा दुआ सम्मेलन 2007 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित। 18वां कोपेनहेगन सम्मेलन डेनमार्क 2009 COP15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बनिक उत्सर्जन में 20% से 25% तक की कटौती का निर्णय लिया। कम कार्बनिक अर्थव्यवस्था की परिकल्पना। 19वें कानकून सम्मेलन मैक्सिको 2010 $100 अरब से हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय तो याद रखना। 20वां डरबन सम्मेलन 2011 ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा ओके डरबन मतलब COP17 दक्षिण अफ्रीका। 21वां है दोहा सम्मेलन COP18 कतर 2012 क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रावधान। 22वां है रियो प्लस 20 सम्मेलन ब्राज़ील रियो 20 सम्मेलन 2012 पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन संपन्न जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया। हरित व्यवस्था पर बल। 23वां वार्सा सम्मेलन COP19 पोलैंड 2013 ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी ओके। 24वां लीमा सम्मेलन COP20 पेरू 2014 वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय। 25वां पेरिस सम्मेलन COP21 फ्रांस 2015 कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संदेह तो याद रखना ये। 26वां बाब इगली सम्मेलन COP22 मोरक्को 2016 हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्रवाई की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई। 27वां बान सम्मेलन COP23 जर्मनी 2017 फिजी मोमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। 28वां क्रोटोविस सम्मेलन COP24 पोलैंड 2018 2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमत। मैड्रिड सम्मेलन COP25 स्पेन 2019 यूरोपीय आयोग ने यूरोपियन ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया ओके। इसके बाद जो 30वां हुआ है वो हुआ है ग्लासगो यूके में स्कॉटलैंड में ओके 2021 में। उसके बाद 22 हुआ है 22 हुआ था यहाँ पे इजिप्ट में शर्म शेख में ओके। इसके बाद 26वां जो है ग्लासगो में हुआ था। COP 27वां जो है वो मिस्र के शर्म शेख में हुआ था। फिर 28वां जो है दुबई में हुआ। फिर 29वां जो है बाकू में अजरबैजान में होने वाला है। तो ये सब फैक्ट याद रखना, ये सब पूछेगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार राइट लाइवलीहुड राशि $2.8 लाख स्थापना वर्ष 1980 प्रदान करने वाली संस्था या संगठन राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन। अन्य विशिष्टताएं पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान। 2019 में इस पुरस्कार को अमीनातो हैदर पश्चिमी सहारा यानी कि वेस्टर्न सहारा ग्रेटा थनबर्ग एवं देई कोपेननावा को मिला था ओके। टाइलर पुरस्कार 2 लाख रुपए मिलता है 1973 यूनिवर्सिटी ऑफ द सदर्न कैलिफोर्निया। ये मिलता है पर्यावरण स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए। गोल्डमैन पुरस्कार $2 लाख 1989 गोल्डमैन फाउंडेशन के द्वारा। ग्लोबल 500 पुरस्कार
1987 से यूएनईपी के द्वारा। ओके, भारत में बिंदेश्वरी पाठक को मिला है ये। फिर है गोल्डन पांडा पुरस्कार 1982, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल यूके ये प्रदान करती है। नेक्स्ट है एसडेन पुरस्कार 2001, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन जो है इसको देती है। सासा कावा पुरस्कार $50,000 देती है 1986 यूएनईपी, ठीक है, देती है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार 1956 में स्थापित हुआ, डब्ल्यूएमओ देती है। वेटली पुरस्कार 1994 में इसको देती है डब्ल्यूएफएन, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। यंग चैंपियनशिप ऑफ द अवार्ड 2020 में स्थापित हुआ यूएनईपी के द्वारा। ओके, तो ध्यान रखना। आगे देखते हैं। जो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार है इसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ओके, राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार मतलब भारत में क्या दिया जाता है, तो जीडी बिरला पुरस्कार दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए, 1991 में स्थापित हुआ था और बिरला फाउंडेशन इसको देती है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार जो है 1987 में भारत सरकार जो है स्थापित की थी। इसके बाद है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2.5 लाख रुपये, 1986 में पर्यावरण मंत्रालय। महावृक्ष पुरस्कार 25,000 रुपये 1993-94 में राष्ट्रीय वनोरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड देती है। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो है 20-20 हज़ार रुपये इसमें दिया जाता है। 2 पुरस्कार 1991-92 में स्थापित किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1 लाख रुपये, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण 1 लाख रुपये 1992 में, मिनिस्ट्री ऑफ पर्यावरण। बाइनियल पुरस्कार नटका यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम देती है इसको, प्राधिकरण, सॉरी। गोल्डन पिकॉक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 से शुरू हुआ और इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसको देती है। आगे देखते हो प्रमुख वन्य जीव संस्थान भारत में कहाँ कहाँ संस्थान कहाँ है इस, ठीक है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कोलकाता में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड में, इंडियन फॉरेस्ट नॉलेज देहरादून उत्तराखंड, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून उत्तराखंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट नई दिल्ली, इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून, भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी नागपुर महाराष्ट्र, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर महाराष्ट्र, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे विशाल संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1883 महाराष्ट्र, मद्रास क्रोकोडायल बैंक ट्रस्ट चेन्नई तमिलनाडु, भारत का सबसे विशाल मछली घर रांची झारखंड, भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता, भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान भरतपुर राजस्थान, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर दक्षिण अफ्रीका, विश्व में सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन जर्मनी। ओके देन थैंक यू वेरी मच। ये इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में। ओके अगर आपको समझ आए, मज़ा आए तो आप ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके देन थैंक यू वेरी मच।